हेलो दोस्तों, स्टडी विद दुर्गेश चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज जो है भूगोल भारतीय भूगोल में अगला वीडियो बना रहे हैं जो अच्छे से हम पढ़ेंगे। इसमें हम जो है शीत ऋतु में मौसम की जो क्रियाविधि है वो कैसे होती है उसको पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शीत ऋतु में मौसम की क्रियाविधि। उत्तर पूर्व मानसून। पहला नंबर, जाड़े के दिनों में भारत में केवल पश्चिमी विक्षोभ से ही वर्षा नहीं होती, बल्कि उत्तर पूर्व मानसून से भी वर्षा होती है। पश्चिम विक्षोभ से उत्तर भारत के पहाड़ी और मैदानी राज्यों में वर्षा होती, वहीं उत्तर पूर्व मानसून से तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर वर्षा होती है। ये देख लीजिए आप यहाँ पे 35 डिग्री दक्षिणी और 35 डिग्री उत्तरी। 0 डिग्री या विषुवत रेखा पर वर्ष भर सूर्य की लंबवत किरणें पड़ती हैं, यानी कि विषुवत रेखा पर जो है वर्ष भर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, यानी सीधी पड़ती हैं, जिसके कारण धरातल गर्म होकर धधकने लगता है। तो विषुवत रेखा पर हवाएं गर्म होकर ऊपर उठने लगती हैं, इसलिए विषुवत रेखा पर साल भर निम्न वायु दाब का क्षेत्र पाया जाता है। विषुवत रेखा पर वायुमंडलीय निम्न दाब को विषुवत रेखीय निम्न दाब कहते हैं। विषुवत रेखीय निम्न दाब दाब के क्षेत्र को भरने के लिए दोनों गोलार्ध से 35 डिग्री दक्षिणी और 35 डिग्री उत्तरी अक्षांशों से विषुवत रेखा की तरफ हवाएं चल देती हैं, जिन्हें व्यापारिक पवनें कहते हैं। व्यापारिक पवनें दोनों गोलार्धों से 35 डिग्री उत्तरी व 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से लेकर 0 डिग्री विषुवत रेखा की तरफ प्रवाहित होती हैं। ये पवनें सीधे विषुवत रेखा पर न जाकर पश्चिम की ओर रुख कर लेती हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि केरल के नियम के अनुसार हवाएं उत्तरी गोलार्ध में दाईं तरफ और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं तरफ मुड़ गई हैं। इसका परिणाम है दोनों गोलार्धों में व्यापारिक पवनें पश्चिम की तरफ मुड़ जाती हैं। इसके परिणाम स्वरूप व्यापारिक पवनों की दिशा उत्तरी गोलार्ध और उत्तरी पूर्व से दक्षिण पश्चिम तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की तरफ हो जाती है। इसलिए उत्तरी गोलार्ध में एक पवन को उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवन व दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवन कहते हैं। ITCZ इंटर ट्रॉपिकल कन्वेंशन जोन, यानी अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। तो विषुवत रेखा पर जहां दोनों गोलार्धों से हवाएं आकर ऊपर उठती हैं, इसलिए इस क्षेत्र को ITCZ कहते हैं। चूंकि विषुवत रेखा पर दोनों गोलार्धों से आकर टकराकर ऊपर उठ जाती हैं हवाएं। चूंकि सूर्य की लंबवत किरणें कर्क व मकर रेखा के बीच विचरण करती हैं, अर्थात सूर्य उत्तरायण व दक्षिणायन होता है, इसके चलते ITCZ भी विषुवत रेखा पर स्थिर नहीं रहता है, बल्कि सूर्य के साथ साथ यह भी दक्षिण व उत्तरी गोलार्धों में विचरण करता रहता है। ठंड के दिनों में जब सूर्य दक्षिणायन होता है तो ITCZ भी दक्षिण की तरफ चला जाता है। इसलिए भारत पूरी तरह उत्तर पूर्व व्यापारिक पवनों के अधीन आ जाता है। ठंडी के दिनों में भारत के ऊपर बहने वाली उत्तर पूर्व व्यापारिक पवनें स्थल खंड से प्रवाहित होती हैं, इसलिए इसमें नमी नहीं होती है। यही कारण है कि ठंड के दिनों में भारत के अधिकांश क्षेत्रफल में वर्षा नहीं हो पाती है। लेकिन उत्तर पूर्व व्यापारिक पवनों का वह भाग जो बंगाल की खाड़ी से होकर प्रवाहित होता है, इसमें ये हवाएं बंगाल की खाड़ी से पर्याप्त। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा टेक्निकल इशू था। लेकिन उत्तर पूर्व व्यापारिक पवनों का वह भाग जो बंगाल की खाड़ी से होकर प्रवाहित होता है, इस क्रम में ये हवाएं बंगाल की खाड़ी से पर्याप्त मात्रा में नमी सोख लेती हैं। इसलिए जब ये पवन तमिलनाडु में पहुंचती है तो पूर्वी घाट से टकराकर कोरोमंडल तट पर वर्षा होती है। यही कारण है कि ठंड के मौसम में तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर वर्षा होती है, क्योंकि यह उत्तर पूर्व व्यापारिक पवनें को क्षोभ, यानी कोरोमंडल कोरोमंडल तट पर वर्षा
करती है। इसलिए हम इसे उत्तर पूर्व मानसून भी यानी उत्तर पूर्व मानसून भी कहते हैं। अतः सिद्ध हो गया कि शीत ऋतु में वर्षा के दो क्षेत्र हैं, भारत का पहाड़ी व मैदानी, और इधर कोरोमंडल उत्तर पूर्व मानसून के कारण इधर भारत का जो पहाड़ी उत्तरी पश्चिमी पहाड़ी और ये सब है तो पश्चिमी छोर के कारण होता है। यहाँ पे भी दोस्तों हमको क्लियर विजिबिलिटी मिलेगी, अभी तो थोड़ी विजिबिलिटी कम मिल रही थी। ग्रीष्म ऋतु में मौसम की क्रियाविधि इसको हम देखते हैं। 22 मार्च को सूर्य विषुवत रेखा पर होता है। 22 मार्च के बाद सूर्य उत्तरायण होने लगता है और 21 जून को कर्क रेखा पर पहुंच जाता है। 22 मार्च के बाद सूर्य उत्तरायण होने लगता है तो इसके साथ साथ ITCZ भी खिसकने लगता है और उत्तर की ओर। सूर्य के उत्तरायण होने के साथ ही उत्तरी गोलार्ध में गर्मी बढ़ने लगती है। ITCZ जैसे जैसे उत्तर की ओर खिसकता जाता है, पछुआ जट धारा की दक्षिणी शाखा कमजोर पड़ जाती है। परिणाम स्वरूप पछुआ जट धारा हिमालय के उत्तर में प्रवाहित होने लगती है। मार्च और अप्रैल में मौसम की क्रियाविधि। सूर्य के उत्तरायण होने के साथ साथ मार्च और अप्रैल के महीनों में भारतीय उपमहाद्वीप का पश्चिमोत्तर भारत में वायुमंडल गर्म होने लगता है, जिसके चलते पश्चिमोत्तर भारत में एक निम्न दाब वाला क्षेत्र विकसित होने लगता है। इस निम्न दबाव के क्षेत्र को भरने के लिए उत्तर भारत में स्थानीय हवाएं चलती हैं, क्योंकि यह निम्न दाब क्षेत्र इतना शक्तिशाली नहीं है कि हिंद महासागर की हवाओं को खींच सके। परिणाम स्वरूप पूरे उत्तर भारत में इस निम्न दबाव वाले क्षेत्र को भरने के लिए उत्तर पूर्व भारत में तेज हवाएं चलती तथा ये हवाएं टकराकर ऊपर उठती हैं। ऊपर उठने के कारण इनमें वर्षा होनी चाहिए, लेकिन अभी इन हवाओं में इतनी नमी नहीं होती कि वर्षा हो सके। यह स्थानीय हवाएं होती हैं, इसलिए इनमें आर्द्रता नहीं होती। यही कारण है मार्च और अप्रैल में पूरे उत्तर भारत में धूल भरी आंधियां चलती हैं। मई का मौसम देखते हैं दोस्तों। 22 मार्च के बाद से ही सूर्य उत्तरायण होता रहता है। जैसे जैसे सूर्य उत्तरायण होता है वैसे वैसे ITCZ भी उत्तर की तरफ बढ़ता रहता है। मई के पहले सप्ताह में ITCZ भारतीय उपमहाद्वीप के दक्षिणी छोर पर प्रवेश कर जाता है। दोस्तों, जिन लोगों को ITCZ के बारे में ना मालूम है, तो हम लोगों को आप जो है पहले की वीडियो उनको आप जो है भूगोल पढ़ें, तो आप मेरा ये अनुरोध रहेगा आपसे कि जो है आप शुरू से पढ़ें। आपको बढ़िया बकायदा आपको दिक्कत ना हो, इसलिए हमने उसमें पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 इस प्रकार बना रखा है। तो आप सीरियल से पढ़ेंगे तो आपको समझने में अच्छी जानकारी होगी, समझने में दिक्कत नहीं आएगी। तो दोस्तों ठीक है, हम अपना आगे शुरू करते हैं। जिसके परिणाम स्वरूप दक्षिण भारत में वर्षा होती है। उत्तर भारत में हवाएं टकराकर ऊपर उठती हैं तो वर्षा नहीं होती है, जबकि दक्षिण भारत में जब ITCZ के सहारे यह हवाएं टकराकर ऊपर उठती हैं और वर्षा होती है, क्योंकि यहाँ समुद्र निकट रहता है तथा हवाओं में पर्याप्त नमी रहती है। यह वास्तव में मानसूनी वर्षा नहीं होती है, इसे मानसून पूर्व फुहार कहते हैं। मानसून पूर्व फुहार जो है, फुहार वर्षा मुख्य रूप से केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु की विशेषता है। अलग अलग राज्यों में इस इसे जो है अलग अलग नामों से जाना जाता है, क्योंकि मानसून के पूर्व होने वाली वर्षा इन राज्यों में होने वाली फसलों के लिए लाभदायक होती है। केरल में इसे जो है आम वर्षा कहते हैं। केरल में इसे फूलों वाली वर्षा भी कहते हैं, कॉफी के लिए जो लाभदायक है। कर्नाटक में काफी वर्षा और चेरी ब्लॉसम भी कहते हैं, यानी चेरी ब्लॉसम और कॉफी वर्षा कर्नाटक में होती है। ITCZ लगातार उत्तर की तरफ बढ़ता रहता है और मई महीने के अंत में ITCZ जब कर्क रेखा के आसपास पहुंच जाता है तो पश्चिम बंगाल मौसमी हलचल का केंद्र बन जाता है। तो मई महीने में पश्चिम बंगाल में तेज धूल भरी आंधियां चलती हैं। यदि हवाओं में नमी होती है तो तेज झंझावात वर्षा करती है। पश्चिम बंगाल में मई महीने के अंत में आने वाले इन तेज तूफानों से बहुत ज्यादा विनाश होता है, जिस कारण इसे काल वैशाखी कहते हैं। जून का मौसम देखते हैं दोस्तों यहाँ पर थोड़ा। हालांकि सूर्य की लंबवत किरणें कर्क रेखा पर 21 जून को पहुंचती हैं, लेकिन स्थलखंड समुद्र की तुलना में जल्दी गर्म होता
है और जल्दी ठंड होता है, यानी जल्दी गर्म होता है और जल्दी ठंडा होता है। जबकि समुद्र या महासागर देर से गर्म होता है और देर से ठंडा होता है। यही कारण है कि समुद्र तटीय पर रहने वाले लोगों को अधिक गर्मी नहीं होती, जबकि अधिक ठंडी लगती है। क्योंकि स्थल खंड जल्दी गर्म होते हैं, इसलिए ITCZ 1 जून को स्वयं को पश्चिमोत्तर भारत में स्थापित कर लेता है, जिसके चलते पश्चिमोत्तर भारत में निम्न दाब का केंद्र और अधिक शक्तिशाली हो जाता है। पश्चिमोत्तर भारत में विकसित यह निम्न दबाव का केंद्र आसपास की हवाओं को और शक्तिशाली हो जाता है तथा आसपास की हवाओं को और अधिक आकर्षित करता है, जिसके चलते मई लास्ट और जून प्रारंभ के महीनों में पूरे उत्तर भारत में जल्दी ही गर्म हवाएं चलती हैं। क्योंकि पश्चिमोत्तर भारत का भूखंड बहुत ही गर्म होकर सकता है, इसके चलते यह निम्न दाब का क्षेत्र आसपास की हवाओं को आकर्षित करता है, जिसके कारण पूरे उत्तर भारत में बहुत ही गर्म हवाएं चलती हैं। इन गर्म हवाओं को लू कहते हैं। लू मई के अंत और जून के आरंभ में चलती है। लू नामक गर्म और शुष्क हवाएं उत्तर भारत में चलती हैं। इनका दक्षिण भारत में कोई संबंध नहीं है। लू बेहद गर्म और शुष्क हवा है। यह गर्म तो बहुत होती है, किंतु इसमें नमी की मात्रा बिल्कुल नहीं होती है। यही कारण है लू हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। जब हम खुले में मई जून के महीने में निकलने से डिहाइड्रेशन हो जाता है। गर्म हवाएं हमारे शरीर की नमी को सोख लेती हैं। ITCZ के दो नाम हैं, अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र या विषुवत-रेखीय निम्न दाब द्रोणी, मानसूनी निम्न दाब द्रोणी।